हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इस चैप्टर में हम डिटेल से मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैप्टर जनरली बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है बट हम इसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी इस अर्थ के ऊपर हमें हर चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि लकड़ी, हवा, मिट्टी, पानी। इसी तरीके से हमें हमारी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर कई सारे मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, लीड, बॉक्साइट, माइका, पोटास, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम। इस तरीके कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, ये सभी मिनरल से बनी होती हैं। रेलवे लाइन, टूल्स, मशीन्स, व्हीकल्स जैसे कि कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सभी मेटल से बने होते हैं और मेटल्स मिनरल्स होते हैं। जहाँ तक कि हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सिलिका, लाइमस्टोन, फ्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। इस तरीके के कई सारे मिनरल्स होते हैं। और तो और हम जो खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हम जो दूध पीते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है और कैल्शियम क्या होता है? मिनरल होता है। इवन हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो बिना मिनरल्स के काम ही नहीं कर सकती। हमारी बॉडी को भी 0.3% मिनरल्स का इंटेक चाहिए होता है। इसके बिना जो 99.7% जो फूड होता है उसे भी हमारी बॉडी सही से यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं मिनरल्स आर एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मतलब हम मिनरल्स को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि मिनरल्स हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर ये मिनरल क्या होता है? व्हाट इज़ मिनरल? तो जियोलॉजिस्ट के अनुसार मिनरल एक होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि हमारी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, यानी कि फिक्स रहता है। मिनरल्स हमारे नेचर में वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे नेचर में डायमंड जो कि हार्डेस्ट मिनरल है वो भी प्रेजेंट रहता है। वहीं टॉक जो कि सबसे सॉफ्ट मिनरल है वो भी प्रेजेंट रहता है। यानी कि हर तरीके के मिनरल्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अभी हमें एक चीज़ समझना है कि ये जियोग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों ही ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं बट इनमें सिंपल सा डिफरेंस होता है। जियोग्राफर्स वो लोग होते हैं जो कि ऐसे मिनरल्स की स्टडी करते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये अर्थ के अबव वाले एरिया की यानी कि लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं। वहीं जियोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं कि मिनरल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, मिनरल्स कितने पुराने हैं, उनका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन कैसा है। ये काम होता है जियोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब इसमें हम ये जानेंगे कि मिनरल्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो मिनरल्स को जनरल और कमर्शियल पर्पसेस के लिए 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है: मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। अब जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उन्हें भी फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया है: फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। फेरस वो मिनरल होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, जैसे कि आयरन ओर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नॉन फेरस मिनरल वो मिनरल होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता, जैसे कि कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। फिर होते हैं प्रीशियस मिनरल। प्रीशियस मिनरल वो मिनरल होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि मेटल नहीं होते, जैसे कि माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा। सिमिलरली इसी तरीके से होते हैं एनर्जी मिनरल्स। तो एनर्जी मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें एनर्जी होती है, मतलब जिनसे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मतलब इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो मिनरल्स होते हैं वो यूजुअली ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं।
ओर का मतलब होता है एकोमोडेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। मतलब ओर के अंदर मिनरल तो होता ही होता है, साथ में अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। कुल मिलाकर ओर जो होता है वो मिक्सर होता है मिनरल और अदर एलिमेंट्स का। इसी में आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये गोल्ड ओर है, तो इसके अंदर गोल्ड भी है और अदर एलिमेंट्स भी हैं, मतलब डर्ट वगैरह है और बाकी अदर चीज़ें भी हैं। तो यहाँ हमें केवल गोल्ड से मतलब है, तो हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस ओर से। तो ओर मतलब एक बिगर यूनिट होती है जिसमें से हम अपने मतलब की चीज़ यानी कि मिनरल निकाल लेते हैं। कुल मिलाकर ये समझो कि किसी चीज़ के अंदर मिनरल हैं तो उसे हम ओर कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आया समझ में? चलो आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों, आप एक बात तो जानते हैं कि मिनरल्स को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, सिंपल भाषा में माइनिंग करनी पड़ती है। तो सवाल ये आता है कि एक्सट्रैक्शन कहाँ करना चाहिए। तो जैसे मान लो दो जगह हैं, प्लेस ए और प्लेस बी। एक जगह के ओर में मिनरल कंटेंट बहुत कम है, वहीं दूसरी जगह के ओर में मिनरल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ही बताओ कि आपके हिसाब से एक्सट्रैक्शन कहाँ करना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ, क्योंकि यहाँ मिनरल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप खुद ही सोचो कि एक्सट्रैक्शन के लिए ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जहाँ लॉस हो, बल्कि पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, मतलब प्रॉफिट होगा। तो हम कह सकते हैं मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करना तभी इकोनॉमिकली वाइबल होगा जब मिनरल कंटेंट ओर में सफिशिएंट मात्रा में हो। कुल मिलाकर एक्सट्रैक्शन तभी करना चाहिए जब वो इकोनॉमिकली वाइबल हो। अब हम देखते हैं मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल्स का अकरेंस कहाँ से होता है। तो मिनरल्स जनरली इन 5 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट, बीन्स एंड लोड्स की फॉर्म में, बेड्स एंड लेयर्स की फॉर्म में, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल की फॉर्म में, एलोवियल डिपॉजिट्स की फॉर्म में और ओशियन वाटर में। तो इन तरीकों से जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। तो चलो इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे मिनरल्स की जो कि बीन्स और लोड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बीन्स मतलब अगर पतली पतली दरारों में जब मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो उन्हें बीन्स बोलते हैं, और जब ज़्यादा मिनरल्स एक बड़ी सी दरार में डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे लोड्स बोलते हैं। जैसा कि आप इन दोनों इमेजेस में देख सकते हो, इसमें मिनरल्स बीन्स की फॉर्म में डिपॉजिट हैं और इसमें लोड्स की फॉर्म में डिपॉजिट हैं। चलो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें मिनरल्स पाए जाते हैं क्रैक्स, सेरेबिक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट्स के अंदर। तो अगर मिनरल्स का अकरेंस उन दरारों में कम मात्रा में है तो उन्हें बीन्स बोलते हैं, और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उन्हें लोड्स बोलते हैं। अब ये फॉर्म कब होते हैं? तो ये मिनरल्स तब फॉर्म होते हैं जब ये अपनी लिक्विड, मेल्टन या गैसेस स्टेट में होते हैं। तब ये इन्हीं दरारों के सहारे अर्थ की कैविटी से क्रस्ट की तरफ ढकेले जाते हैं और ऊपर आकर इन दरारों में ठंडे होकर जम जाते हैं। तो जितने भी मेजर मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि टिन, कॉपर, जिंक, लीड एक्सेट्रा, तो ये सभी बीन्स और लोड्स की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऐसे मिनरल्स के बारे में जो कि बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब पतली परत के रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये फॉर्म होते हैं प्रेशर और हीट के कारण, जिसकी वजह से मिनरल का डिपोजिशन होता है, एकोमोडेशन होता है, और वो कंसंट्रेट हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेयर फॉर्म हो जाती है अर्थ की क्रस्ट में। जैसे कि जो कोल और आयरन ओर होते हैं वो इसी तरीके से हीट और प्रेशर के कारण ज़मीन के नीचे वेट्स और लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। सिमिलरली जो जिप्सम, पोटेशियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट होते हैं वो भी एरिड रीजन्स में इवोपोरेशन के चलते बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे मिनरल्स की जो कि रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल की फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, मिनरल्स फॉर्म होते हैं सरफेस रॉक्स के डिकम्पोजिशन की वजह से, जिसमें जो सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, और जो मिनरल्स बचते हैं वो ज़मीन पर एज अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि आप इन इमेजेस में भी देख सकते हो। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो बॉक्साइट होता है वो इसी तरीके से फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे मिनरल्स की जो कि एलोवियल डिपॉजिट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो एलोवियल डिपॉजिट्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं वैली के फ्लोज पर और हिल्स के बेस पर।
क्योंकि जब पानी पहाड़ों से नीचे आता है तो वो अपने साथ साथ कई सारे मिनरल्स भी बहा कर लाता है, जो कि बॉटम पर एज अ प्लेसर डिपॉजिट इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, इस तरीके से मिनरल जो हैं वो बॉटम पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं जो कि पानी से कोरोड नहीं होते हैं, मतलब पानी से खराब नहीं होते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनियम, ये जो मिनरल्स हैं वो इसी तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे मिनरल्स की जो ओशियन वाटर में पाए जाते हैं। तो जो ओशियन होते हैं, मतलब जो महासागर होते हैं, उनमें वास्ट क्वांटिटीज़ में मिनरल्स पाए जाते हैं। पर जो ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं वो ओशियन के अंदर वाइडली डिफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब वो उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते, क्योंकि उनके एक्सट्रैक्शन में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, मैग्नीज नोड्यूल्स, ये सभी हमें ओशन वाटर से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तक हमने मिनरल्स के मोड्स ऑफ अकरेंस के बारे में पढ़ा, मतलब मिनरल्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, हमारी इंडिया में मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमें हमारे देश भारत में देखने को मिलते हैं। बट ये जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। अब मिनरल्स हमारी इंडिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, चलिए जानते हैं। जैसे ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें जो पेनिनसुलर रीजन है, यानी कि ये वाला जो रीजन है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका और कई सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी इस रीजन में पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स हैं हमारी इंडिया के, और जो गुजरात और असम का जो रीजन है वो सेडिमेंट्री रॉक से भरा हुआ है, जहाँ काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो राजस्थान वाला रीजन है वहाँ हमें कई सारे नॉन फेरस मिनरल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी इंडिया के जो बड़े बड़े एलुवियल प्लेन्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वहाँ हमें इतने ज़्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिलते, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होते कि हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करें। लेकिन बाकी सारे ज़्यादातर रीजन्स में मिनरल्स हमें काफ़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब माइनिंग की जाती है तो किन किन चीज़ों पर गौर किया जाता है। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स देखे जाते हैं माइनिंग करने से पहले। सबसे पहले देखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, मतलब जिस जगह पर माइनिंग करनी है उस जगह के ओर में मिनरल्स का कंसंट्रेशन कितना है। अगर ओर्स में अच्छी मात्रा में मिनरल्स है तभी माइनिंग करना वर्थ इट है। दूसरी चीज़ देखी जाती है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। जितनी आसानी से मिनरल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तीसरी है क्लोजनेस टू द मार्केट, मतलब जिस जगह पर माइनिंग होना है वो जगह मार्केट से कितनी ज़्यादा दूर है। जितनी ज़्यादा पास होगी मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना उतना ही आसान होगा। अगर ये तीनों फैक्टर्स अच्छे से फुलफिल हो रहे हैं तो वो जगह माइनिंग करने के लिए अच्छी है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं रिजर्व की इकोनॉमिक वाइबिलिटी को, मतलब हम जिस जगह पर माइनिंग करने जा रहे हैं वो वाइबल होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये रेड होल माइनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये माइनिंग क्या होती है। तो माइनिंग एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ के क्रस्ट से। सिंपली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को ही हम माइनिंग कहते हैं। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर कोई माइनिंग कर सकता है, बल्कि हमारी इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हैं वो नेशनलाइज्ड हैं, मतलब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब गवर्नमेंट की परमिशन हो। गवर्नमेंट की बिना परमिशन की मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना इलीगल माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो मिनरल्स को ओन करते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ के रूप में। केवल इतना ही नहीं, जवाई और चीरा पूंजी में क्या होता है, कोयले को निकाला जाता है फैमिली मेंबर्स के द्वारा एक लंबी पतली टनल बनाकर। इसी को बोला जाता है रेड होल माइनिंग। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो, इस तरीके से पतली सुरंग बनाते हैं गैर कानूनी तरीके से और माइनिंग करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन सुरंगों में छोटे छोटे बच्चों को अंदर भेजा जाता है, क्योंकि सुरंग का आकार छोटा होता है, इसलिए बच्चे इन सुरंगों में आसानी से चले जाते हैं। बट इस तरीके की सुरंगों में जाना खास करके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, ऊपर से ये इलीगल भी होता है। क्योंकि हमारी इंडिया का जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, उनके द्वारा इस तरह की एक्टिविटीज़ को इलीगल करार दिया गया है और साथ में ये भी सलाह दी गई है कि इन एक्टिविटीज़ को तुरंत ही रोक देना चाहिए।
तो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको मिनरल्स की क्लासिफिकेशन बताई थी, आप उसी क्लासिफिकेशन को फिर से देख सकते हो। मैंने इसमें मिनरल्स के टाइप्स के बारे में बताया था और कहा था कि हम इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इनको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेरस मिनरल्स के बारे में। तो फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट होता है, मतलब आयरन मौजूद होता है। दोस्तों जितने भी मेटेलिक मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से 3/4 मिनरल्स फेरस मिनरल होते हैं। साथ में जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो हमें 2 तरह के फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, पहला है आयरन ओर और दूसरा है मैग्नीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयरन ओर के बारे में। तो आयरन ओर एक बेसिक मिनरल होता है जो कि बैकबोन माना जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मतलब इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि बिना आयरन के इंडस्ट्रीज़ का काम करना संभव नहीं है। खास बात यह है दोस्तों कि हमारी इंडिया में अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों आयरन ओर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से 2 मेन होते हैं, एक होता है मैग्नेटाइट और दूसरा होता है हेमेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर माना जाता है क्योंकि मैग्नेटाइट के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, लगभग 70% से ज़्यादा आयरन होता है। इस तरह के आयरन ओर में काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं। स्पेशली जो मैग्नेटाइट आयरन ओर होते हैं वो काफ़ी वैल्यूबल माने जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ओर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे तरह का आयरन ओर होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है वो थोड़ी कम क्वालिटी का आयरन ओर होता है, जिसमें मैग्नेटाइट के कंपैरिजन में थोड़ा कम आयरन कंटेंट होता है, लगभग 50 से 60% आयरन होता है। हेमेटाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज, मतलब काफ़ी बड़ी स्केल में इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर हम आयरन ओर के प्रोडक्शन की बात करें तो 2018-19 में आयरन ओर के टोटल प्रोडक्शन में से 97% प्रोडक्शन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड से प्राप्त हुआ था और बाकी का बचा 3% अदर स्टेट से प्राप्त हुआ था। अब दोस्तों अब हम देखते हैं इंडिया के मेजर आयरन ओर बेल्ट्स के बारे में। तो इंडिया में मेजर 4 आयरन ओर बेल्ट हैं, जिसमें से पहला है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो ये है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो उड़ीसा में हाई ग्रेड का हेमेटाइट ओर पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट की बादाम पहाड़ों की माइंस में। इसी तरीके से जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ से भी हेमेटाइट आयरन ओर निकाला जाता है, जो कि निकाला जाता है गोवा और नमोडी माइंस के द्वारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट के बारे में, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो ये जो रीजन है वो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही फेमस बेलाडीला रेंजेस हैं, जिनमें काफ़ी हाई क्वालिटी का हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। इन्हीं बेलाडीला की पहाड़ियों पर 14 डिपॉजिट्स यानी कि 14 जगहों पर सुपर हाई ग्रेड का हेमेटाइट आयरन ओर पाया जाता है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, जिससे स्टील आसानी से बन जाता है। इन माइन से काफ़ी सारा आयरन ओर निकाला जाता है और उसे विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू जापान और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बेल्ट है बल्लारी चित्रदुर्गा चिकामंगलुरु तुमाकुरु बेल्ट, जो कि कर्नाटका में है। इस बेल्ट में काफ़ी रिजर्व्स हैं आयरन ओर के। इस बेल्ट में कई सारी कुद्रेमुख माइंस हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड हैं, जहाँ से जितना भी आयरन ओर निकलता है वो पूरा का पूरा विदेशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुद्रेमुख के डिपॉजिट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स में से एक माने जाते हैं। जो ओर यहाँ से निकलता है उसे स्लरी के रूप में पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मंगलुरु पोर्ट तक, वहाँ से इसे अलग अलग देशों में पहुँचाया जाता है। लास्ट बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये बेल्ट गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो ये है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। इस बेल्ट में जो आयरन ओर पाया जाता है वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है और फिर इस आयरन ओर को मार्मागांव पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये है हमारी इंडिया के 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट्स जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब दोस्तों अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फेरस मिनरल के बारे में, जो कि है मैग्नीज। तो मैग्नीज जो मिनरल है वो मेनली यूज किया जाता है स्टील और फेरो मैग्नीज अलॉय बनाने के लिए। लगभग 10 kg मैग्नीज चाहिए होता है 1 टन स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए।
इसके साथ साथ मैग्नीज का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि मैग्नीज का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हो, इसमें परसेंट वाइज बताया गया है कि किस किस स्टेट में मैग्नीज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मध्य प्रदेश जो है वो मेजर प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। तो नॉन फेरस मिनरल्स में कई सारे मिनरल्स आते हैं, जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक एंड गोल्ड। ये सभी नॉन फेरस मिनरल्स काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। पर हम इस चैप्टर में दो ही तरह के नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कॉपर एंड बॉक्साइट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉपर के बारे में। तो दोस्तों हमारे इंडिया में कॉपर बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। कॉपर काफ़ी मेल्यूएबल होता है, डक्टाइल होता है और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए कॉपर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बिजली के तार बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। अगर हम कॉपर के प्रोडक्शन की बात करें तो जो बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश की, खैतरी माइंस है राजस्थान की और जो सिंगभाम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरे नॉन फेरस मिनरल के बारे में, जो कि है बॉक्साइट। तो वैसे तो कई सारे मिनरल्स और में एल्यूमिनियम पाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ही निकाला जाता है। बॉक्साइट से सबसे पहले एल्यूमिना निकाला जाता है, जो कि एक क्ले जैसा सब्सटेंस होता है, यानी कि मिट्टी जैसा सब्सटेंस होता है, और फिर बाद में इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इसलिए बॉक्साइट काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन ऐसी चट्टानों के डिकम्पोज होने से होता है जिनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होता है। आपको पता है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, और एल्यूमिनियम हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें लोहे जैसी स्ट्रेंथ भी होती है, प्लस ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है, और तो और ये गुड कंडक्टर होता है, साथ में ये मेलिएबल भी होता है। दोस्तों अगर हम इंडिया के बॉक्साइट डिपॉजिट्स की बात करें तो वो मेनली पाए जाते हैं अमरकंटक प्लेट्यू में, मैकाल हिल्स में और बिलासपुर कटनी के प्लेट्यू रीजन में। दोस्तों अगर हम बॉक्साइट के प्रोडक्शन को स्टेट वाइज देखें तो आप इस ग्राफ को देख सकते हो। तो इस ग्राफ से ये पता चलता है कि जो उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। 65% प्रोडक्शन अकेला उड़ीसा करता है। उड़ीसा का जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो पंच पटमली डिपॉजिट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स माने जाते हैं। आया समझ में? तो अभी तक हमने जितने भी मिनरल्स के बारे में पढ़ा वो सारे के सारे मेटेलिक मिनरल्स थे, लेकिन अब हम जिन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे वो सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी कि ऐसे मिनरल्स जो कि मेटल नहीं हैं या मेटल से नहीं बने हैं, वो सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। अब दोस्तों नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते तो कई सारे हैं, लेकिन हमें केवल दो के बारे में पढ़ना है, जो कि है माइका और लाइमस्टोन। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं माइका के बारे में। तो माइका जो मिनरल होता है वो सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीफ से बना होता है, मतलब पतली पतली थिन शीट से बना होता है। मतलब ये समझ लो कि कुछ ही सेंटीमीटर्स माइका थाउजेंड्स ऑफ थिन शीट से बना होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, कुछ इस तरीके का माइका दिखाई देता है। माइका अलग अलग कलर का होता है, वो क्लियर भी होता है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर के भी माइका देखने को मिलते हैं। माइका में बहुत ही अच्छी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, प्लस ये लो पावर लॉस फैक्टर पर काम करता है। इसकी काफ़ी अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है और ये हाई वोल्टेज के रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। अब हम ये देखते हैं कि माइका के मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं। तो माइका डिपॉजिट्स पाए जाते हैं नॉर्थ एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और कोदेरमा गया हजीराबाग बेल्ट जो है झारखंड में, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। इसी तरीके से राजस्थान में जो अजमेर रीजन है वो भी मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है। फिर एक नेलोरे माइका बेल्ट है आंध्र प्रदेश में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माइका प्रोड्यूसर है हमारी इंडिया का। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लाइमस्टोन के बारे में। लाइमस्टोन है तो नॉन मेटेलिक मिनरल ही, बट इसे हमारी एनसीईआरटी में इसे रॉक मिनरल्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए लाइमस्टोन के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइमस्टोन जो है वो ऐसी रॉक्स में या ऐसी चट्टानों में पाया जाता है जो कि कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट से या मैग्नीशियम से बनी होती हैं। लाइमस्टोन मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। लाइमस्टोन एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है जिसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है।
और ये काफ़ी एसेंशियल माना जाता है आयरन और स्मेल्टिंग के लिए, मतलब ब्लास्ट फर्नेसेस में आयरन ओर को निकालने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब आप इस ग्राफ को देखो, इससे आपको पता चलेगा कि लाइमस्टोन का प्रोडक्शन किस किस स्टेट में कितना कितना होता है। तो इसके हिसाब से राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं हज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग के बारे में, मतलब मिनरल्स को निकालने के लिए जो माइनिंग की जाती है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो माइनिंग के कई सारे नुकसान होते हैं, कई सारे खतरे होते हैं जो कि माइनिंग की वजह से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि माइनिंग की वजह से क्या क्या हज़ार्ड्स देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ भी माइनिंग होती है वहाँ से काफ़ी सारी धूल और हानिकारक फम्स निकलती हैं, यानी कि धुआं निकलता है, जिस वजह से जो वर्कर वहाँ काम कर रहे होते हैं वो इन डस्ट और नॉक्सियस फम्स को इनहेल करते हैं, जिस वजह से कई वर्कर्स में पल्मोनरी डिसीजेस पैदा हो जाती हैं, मतलब फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। दूसरी रिस्क ये देखने को मिलती है कि जो माइन की रूफ होती है वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है, इनंडेशन देखने को मिल सकता है, कोल माइन के अंदर आग भी लग सकती है। तो ये कांस्टेंट थ्रेट बना रहता है, मतलब चिंता का विषय बना रहता है माइनर्स के माइंड में। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि माइनिंग की वजह से केवल माइनर्स को खतरा रहता है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट पर भी माइनिंग की वजह से गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जहाँ भी माइनिंग हो रही होती है वहाँ के आसपास के जो वाटर सोर्स होते हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, मतलब दूषित हो जाते हैं। साथ में जो माइनिंग का वेस्ट होता है वो लैंड को और सॉइल को डिग्रेड करता है, और तो और इसकी वजह से स्ट्रीम और रिवर पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो ये सब जो हो रहा है उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। तो माइनिंग एक किलर इंडस्ट्री ना बन जाए, इसे रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े नियम और एनवायरमेंटल कानून बनाना और उन पर गौर देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब इसमें हम ये जानेंगे कि मिनरल्स का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है और हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम है वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स का वो बहुत कम है, मात्र 1% ही वर्केबल मिनरल्स हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। और हम ये भी जानते हैं कि जो ये मिनरल्स हैं वो फाइनाइट हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब इनको रिन्यू होने में लाखों सालें लगती हैं, तब जाके हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो जिन मिनरल्स को बनने में लाखों साल लगती हैं, हम उन मिनरल्स को बहुत ही तेज़ी के साथ ख़त्म करने में लगे हुए हैं। आज के समय में मिनरल्स को जिस स्पीड के साथ ख़त्म किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में उनका फॉर्मेशन उतनी स्पीड से नहीं हो रहा है, बल्कि मिनरल्स की फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत स्लो है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी इंडिया में काफ़ी रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं और वो हमारी इंडिया के लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, बट वो शॉर्ट लिव्ड पोजीशंस में है, मतलब अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली एक्सट्रैक्शन होता रहा तो एक टाइम पर मिनरल्स की कमी देखने को मिलेगी। और तो और मिनरल्स के कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन के चलते मिनरल्स की कॉस्ट भी बढ़ती है, क्योंकि मिनरल्स को ज़्यादा गहराई से निकालना पड़ेगा बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए, जिससे मिनरल्स की कॉस्ट बढ़ना स्वाभाविक है। साथ में इन मिनरल्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो ऐसे में मिनरल्स का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि मिनरल्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि मिनरल का कंजर्वेशन हो तो उसके लिए सबको कंसंट्रेट होकर एफर्ट लगाने होंगे कि हम जिस भी मिनरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो हम प्लान करके और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करेंगे या एक्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि मिनरल्स का यूज़ केवल हम तक ही सीमित ना रहे, बल्कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी मिनरल्स बचे रहें। दूसरा, टेक्नोलॉजीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो लो ग्रेड के ओर्स हैं उन्हें भी यूज़ किया जा सके बहुत ही कम कॉस्ट में। तीसरा स्टेप है कि हम मेटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। चौथा स्टेप ये लिया जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह मेटल का ही यूज़ करें, बल्कि हम उसकी जगह स्क्रैप मेटल्स और अदर सब्स्टिट्यूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। दोस्तों, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो मिनरल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इवन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। अब दोस्तों, एनर्जी रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल काफ़ी पुराने समय से हो रहा है, जैसे कि फायरवुड, केटल डक केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। इनका इस्तेमाल हम काफ़ी पुराने समय से कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, मतलब ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल करना हम हाल ही में सीखे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, टिंडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। दोस्तों, आज के समय में रूरल एरियाज़ में फायरवुड और केटल डक काफ़ी कॉमन माना जाता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है खाना बनाने के लिए। एक एस्टिमेट के हिसाब से 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट की पूर्ति इन्हीं दो चीज़ों से की जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे में इनका फॉरेस्ट से लकड़ी ऑब्टेन करना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि और ज़्यादा मुश्किल देखने को मिले। और तो और जिन उपलों को यूज़ किया जाता है रूरल एरियाज़ में, उसे भी डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि इनका बेहतर इस्तेमाल एग्रीकल्चर में खाद के रूप में किया जा सकता है। अब दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कोल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कोल यानी कि कोयला इंडिया में मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है, यानी कि बहुत बड़ी स्केल में पाया जाने वाला एक फ्यूल है। आज भी इंडिया की ज़्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट कोल से ही पूरी की जाती है। इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़ को बिजली सप्लाई करने के लिए किया जाता है, एज वेल एज घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। हमारा देश आज भी अपनी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब दोस्तों, जो कोल होता है उसे भी 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड देयर एज। मतलब कोल की क्वालिटी क्या है और कोल कितना पुराना है, इस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। तो अगर हम देखें कोल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी के बेसिस पर कोल 4 टाइप के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट जो होता है वो सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है। इसमें कार्बन बहुत होता है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है, मतलब ये गीला भी रहता है, और साथ में इसकी लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये पीट है। पीट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट लो ग्रेड का ब्राउन कलर का कोल होता है, मतलब ये भी उतनी अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं होता, लेकिन ये पीट से हल्का बेहतर होता है। लिग्नाइट कोल का जो मेन रिजर्व है वो है नवेली, तमिलनाडु, जहाँ पर इस कोल का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट है बिटुमिनस। ये जो कोल है वो इन दोनों तरह के कोल से बेहतर होता है। ये ज़मीन में काफ़ी गहरे पर मौजूद रहता है और ज़्यादा टेम्परेचर के चलते ये बेहतर क्वालिटी के कोयले के रूप में बाहर निकलता है। ये काफ़ी पॉपुलर कोल माना जाता है क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। बिटुमिनस कोल में हाई ग्रेड के कोल को मेटलर्जिकल कोल बोला जाता है, जिसमें आयरन स्मेल्टिंग के लिए काफ़ी अच्छी स्पेशल वैल्यू होती है। नेक्स्ट है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है और साथ में ये काफ़ी हार्ड भी होता है। अब दोस्तों, कोल को एज के बेसिस पर भी बांटा गया है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एजेस कोल को 2 टाइप में बांटा गया है: गोंडवाना कोल और दूसरा टर्सरी कोल। तो गोंडवाना कोल लगभग 200 मिलियन साल पुराना कोयला है। गोंडवाना कोल में ज़्यादातर मेटलर्जी कोल आता है। तो अब ये गोंडवाना कोल कहाँ देखने को मिलता है? तो गोंडवाना कोल देखने को मिलता है दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल और झारखंड में, और झरिया, रानीगंज और बोकारो रीजन में हमें ये गोंडवाना कोल देखने को मिलता है। दूसरा है टर्सरी कोल। टर्सरी कोल इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, ये लगभग 55 मिलियन साल पुराना कोयला है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो कोयला होता है वो बल्की मटेरियल होता है, मतलब कोयला काफ़ी भारी मटेरियल होता है, पर जब इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है तो ये हल्का हो जाता है, क्योंकि कोयला राख में बदल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोयला काफ़ी बल्की मटेरियल होता है, तो इसे ऐसे लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वो ज़्यादातर कोल फील्ड के आसपास ही स्टेब्लिश किए जाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम जो है, जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं,
वो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है आफ्टर कोल। पेट्रोलियम को हीट और लाइटिंग के लिए फ्यूल के रूप में, मशीन्स के ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और तो और ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ नोडल इंडस्ट्रीज, मतलब एक मुख्य इंडस्ट्री के रूप में काम करती हैं। क्योंकि जितनी भी सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें पेट्रोलियम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में ज़्यादातर पेट्रोलियम का अकरेंस टर्सरी एज में फॉर्म हुई रॉक्स जो कि ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं उनमें एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स के बीच में होता है। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो, इस तरीके से एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप में पेट्रोलियम पाया जाता है। और दोस्तों ये जो लेयर होती है वो ऑयल बियरिंग लेयर होती है, मतलब ये पोरस लाइमस्टोन या सैंडस्टोन से बनी होती है, इसलिए इसमें ऑयल फ्लो कर पाता है। और दोस्तों जो ये ऊपर नीचे वाली लेयर होती है वो नॉन पोरस होती है, जिस वजह से जो ऑयल होता है वो ना ऊपर जा पाता है ना ही नीचे जा पाता है, बीच में ही फंसा रहता है। और कंटिन्यूस प्रेशर के कारण ऐसा बम सा क्रिएट हो जाता है जिसे एंटीक्लाइन बोलते हैं। और कई बार जो खाली एरिया होता है उसमें गैस भी क्रिएट हो जाती है जो कि हल्की होने के कारण ऑयल के ऊपर फॉर्म होती है। अगर हम ये देखें कि इंडिया में पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ पाया जाता है तो मुंबई हाई, गुजरात और असम ये मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया हैं इंडिया के, जिसमें जो अंकलेश्वर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड है गुजरात की। असम जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट ओल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जिसमें डिगबॉय, नहर काटिया एंड मोरन हगरीजन जैसी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस क्लीन एनर्जी सोर्स मानी जाती है जो कि पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, जिसमें जब पेट्रोलियम दो आइसोलेटेड लेयर्स के बीच में होता है तो हीट और प्रेशर के कारण इस एरिया में नेचुरल गैस फॉर्म हो जाती है। नेचुरल गैस को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में और अदर इंडस्ट्रीज़ में एज अ एनर्जी सोर्स और रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और तो और नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है क्योंकि ये काफ़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में एज अ सीएनजी और कुकिंग फ्यूल के रूप में एज अ पीएनजी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इंडिया के मेजर गैस रिजर्व की बात करें तो वो पाए जाते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन्स में, मुंबई हाई में, गल्फ ऑफ कम्बे में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। हमारी इंडिया में एक पाइपलाइन भी बनाई गई है नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए, जिसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसे एचबीजे पाइपलाइन भी बोला जाता है। ये पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लंबी है और ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है जो कि नॉर्थर्न और वेस्टर्न इंडिया के मुंबई हाई और बेसन गैस फील्ड को जोड़ती है, जिसके थ्रू जो अलग अलग फर्टिलाइजर, पावर, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको गैस की सप्लाई मिलती है, जिस वजह से इंडियन गैस मार्केट को काफ़ी बूस्ट मिला है और ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिला है। अब हम नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल दुनिया भर में कितना ज़्यादा होता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी के पर कैपिटा कंजप्शन को ही इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन से ये पता किया जा सकता है कि वो कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को मेनली दो तरीक़ों से जनरेट किया जाता है। पहली होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है फास्ट फ्लोइंग वाटर की मदद से। मतलब जब तेज पानी बहकर आ रहा होता है तो डैम्स की मदद से टरबाइन घुमाए जाते हैं और टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वहीं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है फ्यूल्स को बर्न करके, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको बर्न करके हीट की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है फास्ट फ्लोइंग वाटर से, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि भाखरा नांगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। अब चूंकि जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट की जाती है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मदद से, जो कि नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में नेचर के लिए लॉन्ग टर्म में उतनी ज़्यादा वाइबल नहीं है। मेजर थर्मल पावर प्लांट्स है सेमरोली, नेमरू, तलचर, नारावारा एक्सेट्रा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो सभी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे। अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, मतलब ऐसे एनर्जी के सोर्सेज के बारे में जिनका इस्तेमाल करना हमने हाल ही में शुरू किया है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की ज़रूरत क्या पड़ी जबकि हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज थे एनर्जी के। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एनर्जी का यूज़ बढ़ गया है कंट्री में, जिस वजह से हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल एंड गैस इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और ऊपर से ऑयल और गैसेस की प्राइजेस तेज़ी से बढ़ रही हैं क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो फ्यूचर में ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। इससे ना केवल हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा बल्कि फॉसिल फ्यूल्स के ज़्यादा यूज़ से कई सारी सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना चाहिए क्योंकि ये रिन्यूएबल होती हैं, पॉल्यूशन कम करती हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। तो आया समझ में कि क्यों हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ भाग रहे हैं। तो चलो सारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो ऑब्टेन की जाती है बाय अल्टरिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब जो एटम्स के स्ट्रक्चर होते हैं उनमें चेंजेस किए जाते हैं और इसी अल्टरिंग की वजह से यानी कि एटम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने की वजह से जो हीट एनर्जी निकलती है उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करने के लिए। सिंपली ये समझो कि हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं जिस वजह से काफ़ी इंटेंस हीट निकलती है, जिससे हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं और बिजली बनाते हैं। अब इस तरीके से एनर्जी जनरेट करने के लिए दो एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि यूरेनियम और थ्योरियम। इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो यूरेनियम और थ्योरियम पाए जाते हैं झारखंड में और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में। साथ में केरला की जो मोनाजाइट सैंड्स हैं वहाँ काफ़ी रिच मात्रा में थ्योरियम पाया जाता है। नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम पढ़ते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो सोलर एनर्जी का मतलब होता है जब हम सनलाइट की मदद से या सनलाइट की हीट की मदद से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री मतलब हमें सन से डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, जिस वजह से हमारे पास काफ़ी इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की। तो विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी हम सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो आप लोग जो ये सोलर पावर प्लांट्स देखते हैं उनमें इसी फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए। तो ये जो सोलर एनर्जी का कंसेप्ट है वो रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। कारण ये है कि कुछ बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स देश की अलग अलग जगहों पर सेटअप किए जा रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं जो कि आज फायरवुड और डंग केक्स पर डिपेंडेंट्स हैं, उनकी इन चीज़ों पर डिपेंडेंसी कम होगी और वो पावर ड्रिवन चीज़ों की तरफ जाएंगे। इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा, लोग लकड़ियाँ कम काटेंगे और डंग को एज अ मैन्योर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है विंड पावर। तो विंड पावर जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें क्या होता है, विंड की मदद से टरबाइन रोटेट कराई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है विंड पावर को जनरेट करने का। हमारी इंडिया का सबसे बड़ा विंड फार्म क्लस्टर देखने को मिलता है तमिलनाडु में, जो कि नागेरकोइल टू मदुराई तक फैला हुआ है। इसके अलावा हमें इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विंड फार्म देखने को मिलते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो नागरकोइल और जैसलमेर है वो जाने जाते हैं फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी के लिए। मतलब इन दो जगहों पर सबसे इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है विंड एनर्जी को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस एक ऐसी गैस होती है जो कि नेचुरल वेस्ट से ऑब्टेन की जाती है, जैसे कि जो स्क्रब्स होती हैं, फार्म वेस्ट हो गया, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट हो गया। इनको यूज़ करके बायोगैस बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल रूरल एरियाज़ में डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है जिससे काफ़ी यील्ड गैस निकलती है, जिसकी केरोसिन, डंग केक और चारकोल से भी अच्छी थर्मल एफिशिएंसी होती है। मतलब इन सब की तुलना में काफ़ी अच्छी जलती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है बायोगैस प्लांट। इसे रूरल एरियाज़ में गोबर गैस प्लांट भी बोला जाता है क्योंकि गोबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें वेस्ट को लंबे टाइम तक डिकम्पोज होने के लिए रख दिया जाता है, तो बाद में जब इसमें गैस बन जाती है तो वो इस चैम्बर में स्टोर हो जाती है, जिसको बाद में उपयोग में लिया जाता है। इसके दो अच्छे बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और दूसरा हमें इससे क्वालिटी ऑफ मैन्योर मिल जाता है, और तो और पेड़ों को भी कम काटा जाएगा लकड़ियों के लिए, क्योंकि बायोगैस उनके लिए एक अल्टरनेटिव रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में।
तो टाइडल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो कि ओशनेटिक टाइड से जनरेट की जाती है, मतलब समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं उनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जैसा कि आप इसे देख सकते हो, इससे आपको आइडिया लगेगा कि टाइडल एनर्जी किस तरीके से जनरेट की जाती है। सिंपली टरबाइन ही घुमानी होती है, जैसे कोई बड़ी लहर आती है तो उस टरबाइन को रोटेट कर देती है, फिर जो इधर आई हुई टाइड होती है उसे फ्लड गेट से रोक दिया जाता है, फिर बाद में सारा एक साथ रिलीज कर दिया जाता है, फिर अगेन टरबाइन घूमती है। तो यही प्रोसेस कंसिस्टेंटली फॉलो होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बारे में हम कभी डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जानो कि जो बड़ी बड़ी टाइड आती हैं ओशियन में, उनकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में करंटली कोई टाइडल पावर प्लांट सेटअप नहीं किया गया है, लेकिन हमारी कंट्री की ज्योग्राफी ऐसी है कि हम फ्यूचर में टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे गल्फ ऑफ कम्बर्ट, गल्फ ऑफ कच्छ, वेस्टर्न कोस्ट एंड गंगेटिक डेल्टा एंड सुंदरबन रीजन, ये सभी आइडियल कंडीशन मानी जाती हैं टाइडल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। लास्ट हम पढ़ते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि अर्थ की हीट से जनरेट की जाती है, मतलब पृथ्वी की जो गर्मी होती है उससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम जितना ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हीट बढ़ती जाती है। तो जहाँ ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा हाई हीट होती है या हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ की ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस वजह से स्टीम ऊपर की ओर उठती है और हम उसी स्टीम की मदद से टरबाइन घुमाते हैं। भारत में कई सारी ऐसी हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। साथ में हमारी इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी के लिए 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं, जिसमें से पहला लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली पर और दूसरा लोकेटेड है लद्दाख की पुगा वैली पर। लास्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे हमारी इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट के चलते एनर्जी की नीड भी बढ़ी है, क्योंकि हम सभी को पता है नेशनल इकोनॉमी के हर एक सेक्टर में एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, कमर्शियल डोमेस्टिक नीड्स के लिए, इन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके चलते हमारी कंट्री में एनर्जी कंजप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे उनकी कॉस्ट भी राइज कर रही है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एनर्जी रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करें। तो इसके लिए 2 चीज़ें की जा सकती हैं। पहला कि लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जागरूक कर सकते हैं, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के। तो इसके लिए हम सबको ही जागरूक होने की ज़रूरत है। इसके लिए हम खुद से भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि हम खुद के वाहनों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत नहीं है तब हम इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस को ऑफ कर सकते हैं, पावर सेविंग डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं और सबसे अच्छा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है कि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब वैसे तो साइंस के अकॉर्डिंग हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पर आप ये मान के चलो कि अगर आप एनर्जी को सेव कर रहे हैं तो आप एनर्जी को एक तरीके से प्रोड्यूस ही कर रहे हैं। ये इस लाइन का डीप मीनिंग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।